फंडेश्वर कर ही रहे थे, उसका पहला मॉडल पेपर फर्स्ट कर लिया था। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन कर लिया था, दूसरा क्वेश्चन कर लिया था। पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का था, जिसमें कितने क्वेश्चन आए थे पहले में? 18 क्वेश्चन किए थे कल। फिर दूसरा क्वेश्चन जो था वो कौन सा था? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वो कितने क्वेश्चन थे उसमें? 6 क्वेश्चन। तो 18 और 6 24 नंबर के क्वेश्चन कर लिए। अब कौन सा क्वेश्चन आ रहा है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 30, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का? आओ करते हैं, बड़ा आसान है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की क्षेत्रफल। अब इसने हिंट दे रखी है, उसी को पकड़े। तो आपको किताब वाले ने कहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? किताब वाले ने 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। और आइए, आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल। आइए दीदी इधर आ जाए, मैम यहां आ जाना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर कौन दे रखा है? 49 पाई। और ये दे रखा है सर जी। ठीक है, अब आपको पता है कि जब पाई का मान कुछ नहीं दिया होता तो अपन क्या मानते हैं? 22/7। इधर कौन चल रहा है? आर स्क्वायर। लेकिन इसने ना पाई मान रखा ना यहाँ पे। आओ, बड़ा आसान हो जाएगा। पाई से आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 49। आइए सर, आर ऐसा का ऐसा, स्क्वायर का आदमी तो जाके, तो रूट 49 किसका होता है? तो ध्यान रखना, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? पक्का? ओके, आगे चलते हैं। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है ना, एक पासे को फेंकते हो तो कुल परिणाम कितने होते हैं? पहले बताओ भाई, कुल आदमी कितने होते हैं उसमें? 6 होते हैं ना सर? क्या 1 2 3 4 5 और 6, और 2 फासे को जब फेंका जाता है एक साथ तो कितने परिणाम होते हैं? 36 परिणाम होते हैं। जब पूछ सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम 6 होते हैं, जब 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो कुल परिणाम 36 होते हैं। ठीक है सर जी, ये ध्यान रखना। क्लियर है? और जब 3 पासे को फेंकेंगे तो 6 का क्यूब, ये ध्यान रखना। क्लियर है ना सर जी? तो इतना सा ध्यान रखना। अब ये कह रहा है सम अंक आने की प्रायिकता, तो आप ये बताओ सम अंक कौन कौन है? 2 4 6 ये सम अंक है, और 1 3 5 ये विषम अंक है। भाई सम अंक यही हो गया ना, मतलब कुल कितने आदमी समंक? 3। तो आपको पता है समंक आने की प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता क्या होगी? वो क्या कहते हैं? संभावित घटनाओं की संख्या बटे हुए कुल संख्या, यही होता है। अब समंक कितने टोटल? कुल परिणाम कितने? तो कितनी आ जाएगी प्रायिकता? 1/2। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? ओके। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। आओ देखते हैं, मैं चित्र बना देता हूं। घन बोल रहा है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है सर जी। इसका क्या ज्ञात करना अपन को? विकर्ण ज्ञात करना। विकर्ण ज्ञात करना कर सकते हैं क्या? आप ये चीज बताओ, घन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वर्ग से। भाई मैंने आपको बताया था जो घनाभ होता है वो घनाभ तो किससे मिलकर बनता है? 6 आयतों से, मतलब उसकी 6 आयताकार फलक होती है। और जो घन होता है वो कितने से मिलकर बनता है? 6 वर्ग से। घनाभ की एक स्पेशल, मतलब इसकी क्या खास बात होती है? इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, और घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। अब वर्ग बात कर रहा हूं तो आपको पता है घन का जो प्रत्येक कोण होगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री आ जाएगा ना सर जी यहाँ पे? तो निकाल सकते हो क्या आप इसका? अरे निकाल सकते होगा आप, ये बताओ। विकर्ण निकाल सकते हो? ठीक है भाई, ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी ना यहाँ पे, ज्यादा उलझना नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार भी कितना है? 10, लंब भी कितना है? 10। 10 और 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200। इधर कर्ण का स्क्वायर चल ही रहा था ना, स्क्वायर का आदमी इधर आके रूट का, तो क्या आएगा बाहर? झूठे 20 आएगा। इसका एलसीएम करो, आराम करो। 200 को क्या लिख सकते हैं? 400 होता है गुना वो उसका। तो 2 से जा रहा है कितनी बार में? 2 की टेबल में, 2 की टेबल में, 5 की टेबल में, 5 की टेबल में। तो इसको क्या लिख दूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। जोड़ा बन गया, बाहर आ गया। इसका जोड़ा नहीं
इसका जोड़ा बन गया, कहाँ गया बाहर, अंदर कौन बचेगा, 2 को 5 से गुणा करूंगा 10√2 सेंटीमीटर। तो ये कर्ण जो आ गया वो आ गया 10√2 सेंटीमीटर। क्लियर है सर जी, पक्का, ओके। क्लियर है ना, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये आज के बाद शायद ही होगा फिर कभी अपना, ठीक है। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, लंबवर्तीय शंकु की बात कर रहा है तो पहले शंकु बना ले, एक बना ले किरण दीदी, ये बना लिया। अरे प्रताप कल फोन करा था क्या रे, क्यों, मैंने लेट कहाँ छोड़ा था, तूने फोन किया था तब तक आया नहीं था वो, तेरे भाई को सीधा कह के घर पे आवे, मैंने उनको पता है कब छोड़ा था, 6:40 पे छोड़ा था मैंने, तूने फोन किया था मेरे को 1 घंटे बाद, 7:41 पे फोन आया था तेरा, तो 1 घंटा थोड़ा लगता तुम्हारे घर जाने में, पता तेरे को पता तो होगा, फिर तो क्या तेरे भाई को ही घर सीधा जाए, 1 घंटा बहुत होता है मेरे भाई, 1 घंटे में आदमी कहाँ कहाँ जाके आ जाता है। तुम्हारा तो यही तो है ना, क्या क्या नाम है, क्या जगह है तुम्हारी, छतरियों के पास ही तो है ना यार, पैदल आवे ना आदमी 15 मिनट लास्ट खींच के 15 मिनट, तो कहेगा तेरे भाई को, मैं समझ तो यार तूने उसी लिए फोन किया था, पर मैंने कहा कल मिलके ही बात करेंगे उससे। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी दे दी खुशी, 5 सेंटीमीटर, एवं ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई हमेशा क्या होगी, यही होगी भाई। अगर इसको ये तो आपको पता नहीं, ये कौन होती है अपनी एल, ये कौन होती है एच, ये कौन होती है आर, ठीक है। एल को अपन तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, एच को अपन ऊंचाई बोलते हैं, आर को अपन त्रिज्या बोलते हैं, ये बोलते हैं शेरा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, और जब शंकु आए ना तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एल बराबर क्या होता है, √h² प्लस r²। मैंने बताया था आपको कि शंकु के तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध क्या होता है कि √h² प्लस r², यही होता है सर जी, ओके। एच, एच कितनी देर की किताब वाले ने, 12। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, अपन को संबंध पता ही है ना भाई, एच दे रखी है, आर दे रखी है, तो आपको पता है एल बराबर होता है √h² प्लस r²। अंडर एच कौन है, 12, तो 12 का स्क्वायर, आर कौन है तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 को 25 पे जोड़ोगे तो 169, और 169 किसका होता है, ये लो सर जी। तो त्रियक ऊंचाई कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अगला बटन 1, 3, 2, 5, 9, 11 का माध्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, माध्यक। अब मैंने आपको बताया था माध्यक ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सबसे पहले किस में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आरोही सबसे पहले कौन आएगा, फिर 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 11 का माध्यक। अब फिर मैंने कहा था अगर विषम होगा तो बीच वाला आदमी पकड़ लेते हैं, और सम होता है तो n/2 प्लस n/, ऐसा कुछ बताया था ना, इसका एक शॉर्ट फॉर्म बताते हैं, ठीक है ना। सम आदमी ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सम आदमी है ना, ठीक है। प्रेक्षणों की संख्या क्या है, प्रेक्षणों की संख्या 6 है, सम है। जब भी सम आए तो मैंने आपको एक नियम बताया था, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1वें पद का औसत निकालना, बटा 2 करना था, तो बड़ा फॉर्मूला था ना, आपको कुछ भी नहीं करना। सम आदमी ना तो सेंटर के 2 आदमी पकड़ने, आपको क्या पकड़ने, सेंटर के 2 आदमी। कौन दिख रहा है सेंटर के 2 आदमी, 1 और 2 तो इधर हो गया, 9 और 11 इधर हो गया, सेंटर के दोनों आदमी कौन दिख रहे, 3 और 5, इनका औसत निकाल लो। इनका क्या निकाल लो, तो माध्यक हो जाएगा 3 + 5/2, कितना जाएगा 5 और 3 8/2 का मतलब है 4, क्या आ गया 4। और ये आता है, क्लियर है नहीं चीज, बस क्लियर है ना, उससे आसान है ना वो, तो सर हमें तो समझ नहीं आया, वो करके दो, इसमें डाल दो बेटा। ले यही आंसर है, चौथा पद का है, इसमें चौथा पद नहीं आंसर है। आओ करते एक बार उस वाली विधि से करते हैं, वो जो बताया था ना आपको, उसमें अपना क्या फॉर्मूला था, उसमें अपना फॉर्मूला था n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वें पद वा पद बटावा 2, यही था। n कौन होता है, प्रेक्षणों की संख्या कितनी देखिए खुशी दीदी, 6, 6/2वां पद प्लस इधर n की जगह 6/2 प्लस 1वां पद,
6/2 का मतलब बटा 2 चल ही रहा है ना अपना, 6/2 का मतलब हो जाएगा तीसरा पद, और यही होगा 6/2 मतलब 3, 3 और 1 4, चौथा पद। बटावा कौन चल रहा है 2, तीसरा पद कौन है 3, चौथा पद कौन है बटावा 2, 3 और 5 8/2 कितना आ गया, क्लियर है ना चीज। तो सीधा यही कर लेना। अब अगर बड़ा हो ना, बड़ा क्वेश्चन हो ना भाई 3 नंबर का 4 नंबर का, तब तो आप इस विधि से कर सकते हो, छोटा क्वेश्चन था इस तरीके से कर दिया। ठीक है सर जी, क्लियर है ना, आसान है विधि, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चले आगे, नहीं मिला क्या प्रकार। चलो वो देखते हैं, अरे ये क्या हो गया। चलो वो देखते हैं, ठीक है अगला देखते हैं। बटन 3, 7, 5, 2, 6 का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। और माध्य तो आपको पता ही था, वर्ग प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। क्लियर रहना, इसमें माध्य के ये माध्य है, तो इसमें तो कोई आरोही क्रम का सिस्टम है ही नहीं। माध्य निकालना मतलब x बार निकालना, तो फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटेवा प्रेक्षणों का योग बटावा प्रेक्षणों की प्रेक्षणों का योग। योग आदमी कितने 3, 7, 5, इनको जोड़ दे, 3 + 7 + 5 + 2 + 6, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। अरे ठीक है, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17 और 6 17 और 6 बटावा काटेंगे कितना आ जाएगा 4.6। ये लो सर जी, तो x बार बराबर कितना निकल के आ गया 4.6। हो गया दीदी, दीजिए 4 ले मैं लगा देता हूँ। आइए आइए, क्या हो गया इसके, थैंक यू सर। जल्दी आगे आओ। यदि P ऑफ A बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता निकालनी है। मैंने आपको बोला था P ऑफ A प्लस P ऑफ A पे बार, इनका टोटल कितना होता है 1। मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकताओं की जो योग होता है उनका क्या होता है, हमेशा 1 होता है। P ऑफ A कितना दे रखा है 0.65 प्लस P ऑफ A पे बार एज इट इज बराबर कौन चल रहा है 1। P ऑफ A पे बार ऐसा कैसा 1 ऐसा कैसा, प्लस का 0.65 इधर आके, तो कितना आ जाएगा सर जी, अरे बोलो 0.65 है तो कितना आ जाएगा यार 3.5, तो 0.35। क्लियर है सर जी, ओके। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h, जहां पे r क्या होती है आधार की त्रिज्या और h क्या होती है ऊंचाई। क्लियर है, ओके। वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या ज्ञात करना है, xi ज्ञात करना है। और xi का फॉर्मूला क्या था, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटावा 2। ऊपरी सीमा कौन है, निम्न सीमा कौन है बटावा 25 और 10 बटावा कितना आ गया 17.5। ये xi निकल के आ गया। अरे ठीक है, ओके। एक बक्से में 7 तो नीले कंचे, नीले कंचे कितने दे रखे बाबूजी ने 7। 3 सफेद कंचे, सफेद कंचे कितने दे रखे बाबूजी ने 3। यदि इस बक्से में से एक कंचा यार्द इच्छा अपनी इच्छा अनुसार निकाला जाता है तो वह सफेद कंचा होने की प्रायिकता ज्ञात करो कि वो सफेद कंचा होगा। तो आप बताओ कुल कंचे कितने हैं 10, कुल कंचे कितने हैं 10। P ऑफ E निकालना मतलब P ऑफ व्हाइट निकाल देते हैं, P ऑफ व्हाइट यानी सफेद होने की, कंचा सफेद होने की प्रायिकता क्या होगा भाई, सफेद कंचे है कितने टोटल और कुल आदमी कितने हैं, तो 3/10। ठीक है, आसानी है। अगला, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है आपको, बेलन की त्रिज्या।
यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। उधर का साफ कर दो ना, क्लियर है ना। ये थोड़ा सा जो नई चीज सीखने को मिली अपन को, वो कौन सी मिली है, ये माध्य वाली, ठीक है ना। अपन सीधा कर रहे हैं, आराम से हो जाएगा, क्लियर है चीज, ठीक है। डस्टर कहाँ हो, आया कौन नहीं अपने भी, ओहो क्या बात है, अरे ये परमानेंट है क्या हमारे साथ, हाँ क्या बात है, बढ़िया है, शाबाश, थैंक यू, दिल जीत लिया। वो करते एक बार इसका तीसरा क्वेश्चन। यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई है, किताब वाला खुद कह रहा है कि बेलन का आयतन, बाबूजी आप अंदर रहो, बेलन का आयतन कितना दे रखा है, 448 पाई। आयतन कितना दे रखा है सर जी, 448 पाई, ये दे रखा है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करने के लिए कह रहे पुपा जी, बेलन की त्रिज्या, ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है सर जी, पाई आर स्क्वायर एच, बराबर कितना चल रहा है, 448 पाई। पाई से आर स्क्वायर ऐसा वैसा, एच किताब वाला खुद बोल रहा है, इधर कौन चल रहा है 400, आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 448 ऐसा का ऐसा, 7 गुना तो इधर आके कट जाएगा क्या, अरे कट रहा है ना, 7 पंजो 35, 7 छिंगे 42, बचा 2, 7 चौक 28, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64, स्क्वायर का आदमी उधर जाके किसको हो जाएगा, रूट का, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 8, ये लो। अरे क्लियर है ना सर जी। अब इस तीसरे क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन बाकी है, 12वां 11 तक ही करे पढ़ने, इसका जो 12वां क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। किताब वाला कह रहा है प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। प्रथम क्वेश्चन लिख देता हूं, 12वां इसी का, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना। क्यों गया ऐसे, तू ऐसे हंस रही, समांतर माध्य करना। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्या मतलब जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। गुना ना अपने, और कौन है, पायल और गौतम। चलो, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या, तो पहली विषम संख्या कौन, 1, दूसरी विषम, विषम सम और अभाज्य नहीं पूछ रहा है, विषम पूछ रहा है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई ना ये। अब इनका माध्य निकालना है, तो सीधी सी बात है, 10 विषम संख्या बोल रहा तो कुल संख्या कितनी, 10। इन सबका क्या कर दोगे, क्योंकि माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या, इसको जोड़ के 10 का भाग दे देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर जी। तो ये थे क्वेश्चन नंबर तीसरा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें 12 क्वेश्चन थे। ठीक है, ओके। अब कोई समझदार आदमी खड़ा हो जाए, देखते हैं। खंड ब, तो पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा क्वेश्चन कर लिया, तीसरा क्वेश्चन कर लिया। कौन सा कर रहे हैं, खंड ब, खंड ब। ठीक है, उससे पहले एक बार मैं क्लियर करा देता हूं आपको कि अपन ने ना क्वेश्चन नंबर पहला किया था, जो आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ्स का पहला क्वेश्चन आएगा, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 से 12 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 18 क्वेश्चन आएंगे, 10 और 3 तो 13 ही हुए। कितने क्वेश्चन आएंगे सर जी उसमें, 18 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन, 1 नंबर का 18 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 18 नंबर के। क्वेश्चन नंबर जो 2 आया था वो कौन सा आया था, खालिस्तान, उसमें 1 से कितने क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन। यहाँ एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 6 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 6 नंबर के। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा अपन ने जो किया था वो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, उसमें 1 से कितने क्वेश्चन आए थे, 12 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 12 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 12 नंबर के। 18 और 12 कितना हो गया, 30, 30 और 6 36। लो सर जी, आधे, मतलब यूं मान के चलो आपको ये 45% क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए, 45% नंबर। ठीक है ना भाई, 80 नंबर का पेपर होगा, उसमें 36 नंबर के क्वेश्चन तो यहीं हो गए, और आसान था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था एक भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं खंड ब। खंड ब के अंदर क्वेश्चन नंबर चौथा जो आता है, क्वेश्चन नंबर चौथा,
वो आता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आओ करावा वैसे तो ये अपना। अब इसमें आप है ना वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, √2 वाला की सिद्ध करो, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 सही बैठे बेटा, तभी ठीक है तेरी, पीछे बैठ जा, पीछे बैठना है, फीस दे दी झूठी। √2 एक अपरिमेय संख्या, तेरा क्या नाम है? हाँ बढ़िया, तो इधर हो जाओ। तेरी भावनाएं समझ गया मैं, तो किताब बंद कर दे, जा बैठिए पीछे, वो फंस के बेटा मेरा शेर। शीतल आई क्या? आइए ना ये, ठीक है। तो अपन को ये भी ध्यान रखना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, तो इस परिमेय वाले क्वेश्चन को आप क्लियर कर ही लेना एक बार। अब यहाँ पे अपन को कह रहा है किताब वाला की सिद्ध करो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो माना क्या, माना अपन विरोधी मानते कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, एक कौन सी संख्या है सर जी? परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और जब 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? a/b के, क्योंकि परिमेय संख्या को तो अपन को a/b के रूप में लिख सकते हैं ना अपन, अरे लिख सकते हैं ना। तो 2√5 ऐसा कैसा, a/b ऐसा वैसा, प्लस का 3 उधर आके, इसके नीचे कोई नहीं, क्या माना? 2/√5 ऐसा कैसा, b और 1 का एलसीएम b की टेबल में b, 1 को ऐसे करोगे माइनस, 1 की टेबल में b, 3 को b से करोगे 3b, √5 ऐसा कैसा a-3b बटावा b था, 2 गुणा में तो इधर आके मतलब 2b, और यहाँ पे एक शर्त लिखनी पड़ेगी आपको कि आपने a/b तो माना, लेकिन यहाँ पे a और b क्या होगा? पूर्णांक, a व b पूर्णांक है, पूर्णांक है। और आपको पता है जब पूर्णांकों में संक्रिया की जाती है, मतलब गुणा या भाग किया जाता है, तो अपन को कौन सी संख्या मिलेगी? एक परिमेय संख्या। ये लिख देना वो लाइन कि पूर्णांकों में की गई संक्रिया से जो होता है ना, जो रिजल्ट अपन मिलेगा वो परिमेय संख्या होगी। और √5 आपको पता है क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या, और आपको पता है अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है नहीं हो सकती है, अतः ये हमारे माने गए कथन के क्या है? विरोधाभास। इसलिए 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है सर जी? ये खुशी दीदी? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये कितने नंबर के आएंगे? खंड ब के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, मतलब मैं लाइन लिखा देता हूं, आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इसके जस्ट नीचे वाले किताब वाले ने लिखा है a-3b/2b, जहां यहां लिखोगे a व b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है। यार ये डस्टर कौन है? आपको मैंने कहा था a व b क्या है? a व b पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांकों की जब संक्रियाएं होती है तो a-3b/2b एक कौन सी संख्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या। एक कौन सी संख्या है सर जी? ये परिमेय संख्या है। अरे ठीक है ना, तो ये a व b पूर्णांक है, इसलिए a-3b/2b एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या हो गई, और एक ये अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अतः ये हमारे माने गए कथन के क्या है? विरोधाभास है। इसलिए 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद x² - 3 के शून्यंक ज्ञात करने। ठीक है, बहुपद x² - 3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। बहुपद दे रखा अपन को, क्वेश्चन नंबर 5 बहुपद दे रखा है x² - 3, इसके क्या ज्ञात करने? शून्यंक भी ज्ञात करने, ठीक है, और शून्यंकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। आओ, आपको इस क्वेश्चन किताब में ही अपने, आप ही बताओ हल पे आते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? x² - √3 का स्क्वायर। अरे लिख सकता हूं ना सर, ऐसे कैसे? स्क्वायर से रूट कट रहा है, 3 बचेगा, कोई गलत तो नहीं कर रहा ना? ठीक है, फॉर्मूला बन गया a² -
क्या कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। आपने सर्व समीकरण कौन सी लगाई, ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये लगाई आपने। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, जहां पे ए बराबर तो कौन है अपनो और बी बराबर कौन है अपनो, √3। ए बराबर तो x और बी बराबर कौन है अपनो, √3। अरे क्लियर है ना सर जी, तो ये ध्यान रखोगे। अब जहां जहां a है वहां तो रख दूंगा x, जहां जहां b है वहां रख दूंगा √3। तो शून्य गुणनखंड मिल गए अपन को। अब शून्य निकालने हैं तो x प्लस √3 को भी किसके बराबर रख दूंगा, और इधर x माइनस √3 को भी किसके बराबर रख दूंगा, x प्लस का √3 उधर आके, x माइनस का √3 उधर आके, तो दो शून्य निकल गए, उसमें से ये शून्य निकालने थे। तो शून्य तो निकाल लिए कि एक तो कौन आ गया माइनस का √3 और एक कौन आ गया प्लस का √3। लेकिन ये कह रहा है संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो माना अल्फा बराबर तो क्या आ गया माइनस का √3 और बीटा बराबर कौन आ जाएगा, सॉरी आइए, और बीटा बराबर कौन आ गया अपना प्लस का √3। संबंध में जांच करें, शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आपको पता है शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन माइनस का बी बटा ए। अल्फा कितना निकाला आपने, माइनस का √3 प्लस बीटा कितना निकाला, माइनस बी ऐसा कैसा ए ऐसा कैसा। बी कौन होता है, एक्स का गुणांक, यहाँ एक्स का गुणांक दिख रहा है क्या, तो जहां कोई नहीं तो वहां कौन हो जाएगा 0। ए कौन होता है, ए कौन होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है ना, तो √3 में से √3 गया 0, 0 में किसी का भाग दो 0। तो ये एक तो सत्यता की जांच हो गई, 0 बराबर 0। ये तो अल्फा प्लस बीटा निकाला मतलब शून्यकों का योग निकाला। शून्यकों का गुणा पता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है खुशी दीदी, C अपॉन ए। अल्फा कितना अपना √3 माइनस का √3, बीटा कितना अपना √3। C कौन होता है अचर पद, अचर पद कौन है यहाँ पे, अचर पद कौन लेंगे, कुछ गलती कर रहे हैं अपन, ऊपर वाला लेंगे ना अचर पद 3, कौन आएगा माइनस का 3। ए कौन होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, माइनस प्लस √3 को √3 माइनस √3 को √3 से गुणा करूंगा 3, माइनस 3 में एक का भाग दूंगा तो भी 3। तो LHS बराबर RHS। तो ये हो गई संबंध में शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच। क्लियर नहीं चीज, कर सकते हो ना, ये ध्यान रखना है। शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए होता है, शून्यकों का गुणांक C अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन ए, जहां पे बी कौन होता है एक्स का गुणांक, ठीक है ना। मानक समीकरण कौन सी होती है अपनी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पे a कौन होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b कौन होता है x का गुणांक और c कौन होता है अचर पद। और वो विभक्तर भी ध्यान रखोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन आएगा तो करा देंगे। तो ये था अपना कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। समझ में तो आ रहा है तुम्हें, तुम्हें समझ में आना चाहिए, बस फालतू बात नहीं होनी चाहिए। ये कल आए नहीं दीदी, आप लिखवा के लाए, फोन करवाया, जा लिखवा के लेके आ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बहुपद दे रखा था, संबंध की सत्यता जांच, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगला आता है, 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या के अंकों का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करो, ठीक है ना। संख्या का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करो। तो 2 शर्त दे रखा है बाबूजी ने। पहला क्या रखा है, पहली शर्त में किताब वाले ने कहा है 2 अंकों की, है ये क्वेश्चन अपने किताब में, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। और दूसरी शर्त में किताब वाला कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के
अंकों का अंतर, ये कितना दे रखा है, 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, आओ देखते हल पे आते हैं। मैंने कहा संख्या के अंकों का अंतर, संख्या यदि 2 अंकों की एक संख्या, कितने अंकों की बोल रहा है, 2 अंकों की, मैं सपोज करो एक संख्या मानता हूं 21, 2 अंकों की है, एक अंक 1 है और एक अंक कौन है, 2 अंकों की है ना, तो पहला अंक कौन हो गया, इकाई, और दूसरा अंक कौन हो गया, दहाई। इसका मतलब 2 अंकों की संख्या किससे मिलकर बनी होती है, 2 अंकों की संख्या इकाई और दहाई से मिलकर बनी होती है। तो माना अपन को संख्या तो पता है नहीं, तो माना इकाई अंक तो कौन मान लेते अपन, इकाई अंक है x, और दहाई अंक कौन हो जाएगा, y, दहाई अंक कौन हो जाएगा, y। अब देखो संख्या के अंकों का अंतर, एक अंक तो कौन है x और एक अंक कौन है y, इन दोनों का अंतर किताब वाले ने कहा कितना है सर जी, 2, तो दहाई माइनस x बराबर कितना आ गया, 2। एक शर्त तो बन गई यहाँ पे, ये एक समीकरण तो बन गई अपने। ठीक है, अब यहाँ पे है दूसरी, 2 अंकों की एक संख्या, ये अंक है, तो इनसे बनने वाली संख्या क्या होगी, संख्या। तो मैंने कहा था इकाई का अंक होता है तो उसे किससे गुणा किया जाता है, 1 से, और दहाई का अंक होता है उसे किससे गुणा किया जाता है, 10 से। इन दोनों को जोड़ोगे तो संख्या बन जाएगी अपनी, मतलब संख्या जो बनेगी वो 10y प्लस x बनेगी, और यही बनेगी ना संख्या, क्लियर है ना भाई। मैंने आपको कहा था 21 है, तो 21 को आप देखो, मैंने कहा था अभी कहा है कि 21 को मतलब इकाई अंक को तो आप किससे गुणा करोगे, 1 से, दहाई अंक को किससे गुणा करोगे, 10 से, प्लस 2 को 10 से गुणा किया 20, 1 को 1 से गुणा किया 1, 20 में 1 जोड़ा तो 21 ही आ रहा है ना। इसका मतलब इकाई अंक 1 से, दहाई अंक 10 से, इकाई दहाई सैकड़ा किससे होगा, 100 से, फिर आता है ना वो हजार, हजार से होगा। तो ये ध्यान रखना, तो ध्यान रखना 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या है कौन अपने पास, 10y प्लस x, एवं उसके अंकों को पलटने पर इसके अंक पलट दो, इकाई की जगह दहाई का आदमी लिख दो, दहाई की जगह इकाई का आदमी लिख दो। मैंने कहा यहाँ y है, यहाँ x लिख देता हूं, यहाँ पे इकाई अंक था x, उसको दहाई का अंक लिख देता हूं, वहां पे y। उलटने पर बनी संख्या का योग, ये अपनी संख्या है और ये इनके अंकों को आपस में पलटने पर बनी संख्या है। इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है किताब वाले ने, 66। अरे शरत समझ में आ गई ना, ये मोरिय 10y प्लस 1y कितना हो जाएगा, 11y, 1x और 10x कितना हो जाएगा, बराबर 11, इसके पास भी 11, इसके पास भी 11, तो y प्लस x बराबर कितना आ गया, y प्लस x ऐसा का ऐसा, 66 ऐसा ऐसा, 11 गुणा में इधर आके, तो y प्लस x बराबर कितना आ गया, 6। समीकरण नंबर 1, और इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 2। मैंने यही करा दी शर्तें, ठीक है ना, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, क्लियर है इशू। दीपिका दीदी आप गए नहीं दीदी, लिखवाने के लिए कहा था ना अभी आपको। तो ये एक समीकरण ये रही, एक समीकरण ये रही। अब इसमें अपन को x और y का मान निकालना है ना। आओ दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लो। भाई देखो समीकरण एक कौन है अपनी, y प्लस एक्स बराबर कितनी है, 6, और समीकरण 2 कितनी है, y माइनस एक्स बराबर कितनी है, 2। इनको विलोपन विधि से हल कर लो। विलोपन विधि से हल करूंगा तो जो y प्लस का है वो किसको जाएगा, माइनस का है तो किसको जाएगा, प्लस का है तो ये y किसका, प्लस माइनस, y से y कट जाएगा, ये x किसका, ये x किसका, प्लस प्लस, x में x जोड़ा 2x, ये 6 किसका, ये y किसका, प्लस माइनस, 6 में से 2 गया, बड़ा कौन, इसलिए प्लस का, x ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा, 2 गुणा में इधर आके, तो x बराबर तो कितना आ गया, 2, x बराबर आ गया 2। अब आपको y का मान भी तो निकालना है, तो आप x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख लो, चाहे समीकरण 2 में रख लो। तो आपको पता है y माइनस एक्स बराबर कितना है, 2, y ऐसा ऐसा माइनस x ये कितना रख रहा हूं मैं, बराबर y, 2 ऐसा माइनस का 2 उधर आके, तो y बराबर कितना आ गया शेरा, 4, ये y बराबर 4 आ गया और ये x बराबर 2 आ गया। मतलब अपन को इसने संख्या पूछी है, तो इकाई अंक तो अगर आप x मानते हो, x कौन है अपना 2, और दहाई अंक कौन मानते हो, y। भाई इकाई अंक x तो 2 निकल गया और y अपना कितना निकला, 4। तो संख्या कौन सी होगी, तो संख्या अपन ने मानी थी 10y प्लस x, y की जगह 4, x की जगह 2, 10 में 4, 10 को 4 से गुणा करूंगा 40, 2 ऐसा कैसा, 40 और 2 42, तो बनने वाली संख्या कितनी हो गई, 42। और अंकों के अगर मैं पलट देता हूं, अंकों को अगर पलट देता हूं तो बनने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 24। दैट्स क्लियर, उल्टा हो जाएगा ना,
तो ये ध्यान रखना, ये तो अपनी संख्या है और ये संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या है, ठीक है। आप इन दोनों को जोड़ कर देख लो, इन दोनों का टोटल कितना मिलेगा आपको, 66। दैट्स क्लियर, ठीक है सर जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना थोड़ा सा। क्लियर है, पक्का? किसी को पूछना कुछ? चलो आगे। ओके, इनका रिटर्न टेस्ट भी लेंगे अपन 2-4 दिन में बस। आओ, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का। तो इसका मतलब ये है कि आपको ना स्पीड बना के रखनी पड़ेगी सर, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, यदि किसी एपी के, साफ कर दे एक बार के लिए, कर दो ना साफ। किसी को कुछ पूछना है? मेरा गला जाम हो रहा है, लगता है मेरे को गंगा जल पीना पड़ेगा। गौतम कैसे रे दादा? वो बॉस को हमें का बंदूक दिखाए कभी, हम भी, मैं तो कभी हाथ में लिया ही नहीं, मतलब ऐसे देखा ही नहीं कभी, ऐसे पास से कोई बंदूक ही नहीं देखी मैंने। बॉस भारी है यार, हैं? वो गोदाम ही करते हैं ना। तो ये कौन से बॉस है फिर? अच्छा, वो तो ओम प्रकाश भैया है। बॉस से मिलना चाहता हूँ मैं भी। क्वेश्चन नंबर 7 वाला, 5वां कर लिया, 6ठा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, एपी के प्रथम 14 पदों का योग, 14 पदों का योग मतलब S14 दे दिया इसने, प्रथम 14 पदों का योग कितना दे दिया, 1050, तथा इसका प्रथम पद 10 है। प्रथम पद का मतलब कौन दे दिया खुशी दीदी? A1, कितना है? 10। तो 20वां पद ज्ञात करो। 20वां पद का मतलब क्या ज्ञात करना है? A20। अरे ये ज्ञात करना है। किताब वाले ने कहा आंटी, मैं कहा इसको क्या हो गया, दौरा पड़ रहा है ऐसे, उठ के आ रही। किरण आती तो मैं समझ भी आता कोई काम होगा, पर तेरे को तो मेरे को देख के ऐसा लगता है बेबी को बेस्ट पसंद है। ठीक है, आओ चलते, चले। ओके, ये ना, ये छोरी ऐसी है, पता है सवारी गेट कब आके खड़ी हो जाती है? कितने बजे खड़ी हुई थी? 6:27 पे आके खड़ी हो जाती है, तो ज्यादा जल्दी आई थी। वो भटक रही सवारी गेट, वो है कि त्रिभुज बना हुआ उसके चारों तरफ घूमते थे कबूतर, हद होती है। S14 ऐसे ऐसे घूमती रहती पागल हुई जैसे, चुड़ैल भीड़ लगे। आओ, किताब वाला कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, मतलब सम ऑफ 14, 14 पदों का योग कितना दे रखा है? 1050। प्रथम पद कितना दे रखा है? 10। तो इसका 20वां पद ज्ञात करना है। अब सबसे पहले ये देखो, आपको 20वां पद ज्ञात करना है, तो A20 का फॉर्मूला क्या होता है खुशी दीदी? A20 का फॉर्मूला पढ़ा था, A प्लस 19D पढ़ा था ना। इसका मतलब अपन को क्या चाहिए? D चाहिए। अरे D चाहिए, अब D कैसे मिलेगा? तो सर देखो, A तो अपने पास है ना, D यहां से निकाल ले कुछ ना कुछ लफड़ा चपड़ा करके। आओ, आपको S14 दे रखा है, मतलब SN बराबर क्या होता है? N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, यही होता है पदों का योगफल। ठीक है, S N कितना दे रखा है? 14, N की जगह 14/2 2A कितना अपना 10 प्लस N कितना है माइनस D निकालना है बस। तो S14 कितना दे रखा है? 1050। 2 में 14 का कितनी बार में जाएगा? 2 को 10 से करूंगा, 14 में से 1 गया, 13D 7 गुणा में इधर आके, अरे ये होगा किरण, बोल लो प्लीज, 20 प्लस 13D 7 से कितनी बार में कट जाएगा? 7 एकम बच्चा 3, 7 पंजो 35, कितना रुपए देगा? 150 रुपया देगा, 150 रुपए। बराबर कौन आ गया? 20 प्लस 13D, प्लस का 20 इधर आके किसको जाएगा चंचल बुआ? माइनस का 20, बराबर कौन चल रहा है? प्लस माइनस 150 में से 20 गया तो कितना बचेगा? बराबर कौन चल रहा है? 13 गुणा में, तो इधर आके बराबर कौन चल रही है? तो D बराबर कौन आ जाएगा? 10। D बराबर कौन आ गया? 10। अपन को निकालना क्या है? A20, तो A प्लस 19D, A प्लस 19D, A20 ऐसा ऐसा। A किताब वालों चिल्ला चिल्ला के कह रहे है 10। भाई अपना जो A1 होता है वही तो A होता है, प्लस 19, D कितना अपना 10।
A20 ऐसा का ऐसा 10, 19 प्लस 10, मैम प्लीज रिक्वेस्टेड, 19 और 10 कितना होता है 190, A20 कितना आ गया 200, मतलब जो 20वां पद है वो कौन है अपना 200 है। ठीक है, क्लियर है खुशी दीदी? खुशी तेरे पहले सफेद बाल थे, अब कहाँ गए थे? नहीं, कहाँ है? मेहंदी कर ली, झूठी, पहले दिखते थे, देखा होगा तुमने, आधी बूढ़ी लगती थी ये, कट कर देना इसको। ठीक है, A20 कितना दे रखा है 200 दे के रखा, निकाल लिया तो आसान है क्वेश्चन, पक्का फॉर्मूला याद रखना जरूरी है आपको। ठीक है, आपको पता है अपन ने प्रश्नावली 5 में पहला फॉर्मूला जो पढ़ा था वो पढ़ा था पद निकालने का, an बराबर क्या होता है a प्लस an माइनस 1 इंटू डी, यही पढ़ा था अपन ने। इसके बाद अपना एक फॉर्मूला आता है Sn बराबर क्या पढ़ा था n बटावा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और फॉर्मूला भी पढ़ा था इसका Sn बराबर n बटावा 2 a प्लस an, और an को आप l भी बोल सकते हो। ठीक है, ये पढ़े थे 3 फॉर्मूले, बाकी वो अलग तो वो तो निकालना, डी बराबर a2 माइनस a1, वो बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चले, क्वेश्चन नंबर सॉरी 8 में 2 नंबर मिल गए आपको, कांग्रेचुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में, पहले आकृति तो दिखा, क्वेश्चन नंबर 8 आकृति बना रही हूं मैं, ये क्या है 10 है, ये 125 डिग्री, इधर कितना दे रखो है 70 डिग्री, इधर डी, इधर सी, इधर ए, इधर बी। किताब वाला कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज ओडीसी त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, और कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री, सीओडी बराबर 70 डिग्री, तो ओ ए बी ज्ञात करो। ज्ञात करने के लिए क्या कह रहे पुपा जी, एंगल, अब भूल गए यार, ओ ए बी, ये ज्ञात करना, एंगल क्या ज्ञात करना है ओ ए बी, कहां पे है ओ ए बी, ओ ए बी, ये वाला कौन ज्ञात करना है, बड़ा आसान है, करे आओ आप ये बताओ, मैं ये लिख सकती हूं क्या, पहले वो बात की बात है, वो पहले अपना आप ही बताओ, अपन ये करते हैं। वैसे ना कई तरीकों से निकल रहा, कई तरीकों से। आपको पता है त्रिभुज ओडीसी समरूप दे रखा है त्रिभुज ओबीए, तो समरूप त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं बराबर, और संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती। ध्यान रखना समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर और मैम प्लीज रिक्वेस्टेड, संगत कोण बराबर और जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है समानुपाती। तो पहले मैं त्रिभुज ओडीसी बना देता हूं, ओडीसी, और इधर त्रिभुज बना देता हूं ओबीए, इसका मतलब कोण सी किसके बराबर हो जाएगा कोण ए के, अरे ये होगा ना, और कोण डी मतलब सीडीओ किसके बराबर हो जाएगा कोण ओबीए के, ओबीए के होगा ना भाई, ये वाला कोण इसके तो बराबर होगा ना। तो आप ही बताओ मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल ओडीसी बराबर एंगल ओबीए लिख दूंगा ना सर जी, भाई ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा ना, तो ये 70, तो ये वाला कोण भी कितना आ गया 70। ठीक है, इसको बहिष्कोण गुणधर्म से कराऊं, बहिष्कोण गुणधर्म, अब आगे ये समझ में आ गया ना, ये 70 कैसे आया, एकांतर कोण गुणधर्म मत लगा देना, ये समांतर नहीं दे रखी है समरूप दे रखा है, तो ये 70 आ गया। ठीक है, अब आओ बहिष्कोण गुणधर्म पढ़ाता हूं तुम्हें, वैसे ये कई तरीकों से हो सकता है, अपन बहिष्कोण से कर रहे हैं, बहिष्कोण गुणधर्म। सपोज करो ये एक त्रिभुज है ए बी सी, और ये एक बाहरी कोण है डी, इस कोण को माना मैंने कोण 1, इसको माना कोण 2, और ये कोण है कोण 3। तो बहिष्कोण गुणधर्म क्या कहता है कि त्रिभुज के बाहर बनने वाला जो कोण होता है ना, बाहर बनने वाला कोण वो किसके बराबर होता है, तो उसके सम्मुख मतलब इसके जो संगत कोण होता है उसको छोड़कर बाकी जो 2 कोण बचे हुए होते हैं ना उन दोनों के टोटल के बराबर होता है। मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा कोण 3 के, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा किसके कोण 3 के, इसे कहते हैं बहिष्कोण गुणधर्म। और समझते इस चीज को, इधर समझना इस चीज को, ठीक है, कोण 3 दे दिया, इसको कोण 4 दे दिया, इसको सपोज कोण 1 दे दिया, इसको कोण 2 दे दिया, और इसको मैं कोण 3 इसको 5 देता हूं।
समझ में आ गया ना तुम्हें? ठीक है, अब मैं बताओ, अगर कोण 4 की बात करूंगा तो 4 कोण है, ये वाला कोण ही है, बहिष कोण है ये, तो इसके पास वाले कोण को छोड़ दो और बाकी जो बचे हुए दोनों कोण उनके टोटल के बराबर होगा। अगर मैं पूछूं कोण 5 किसके बराबर होगा खुशी दीदी, तो इसके पास वाले को छोड़ दो, कोण 1 प्लस कोण 2 के, इसे क्या बोलते हैं, बहिष कोण गुणधर्म। क्लियर है ना ये चीज? अरे क्लियर है ना सर? ओके, तो इसको बहिष कोण गुणधर्म से कर रहे हैं अपन, बहिष कोण गुणधर्म से। देखना, इसको हटा देता हूं 1 मिनट के लिए, अब इससे कोई लेना देना नहीं अपन को। ये 125, तो इस वाले कोण और इस वाले कोण के टोटल के बराबर हो जाएगा। इसका नाम क्या है, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ, अरे ए बी ओ या ओ बी ए, ओ बी ए बराबर कितना हो जाएगा, 125 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों कोणों का टोटल 125 हो जाएगा। क्यों सर जी, बहिष कोण गुणधर्म से। ओ ए बी ऐसा का ऐसा, ओ बी ए कितना निकाला, 70, वो निकाला था ना अभी समरूप करके अपन ने, प्लस 70 बराबर 125। ओ ए बी 125 ऐसा का ऐसा, प्लस का 70 इधर आके, ओ ए बी 125 में 70 गया तो कितना बचेगा सर जी, 55 डिग्री। ये लो, कितना डिग्री आ गया, 55 डिग्री। क्लियर है सर जी? 2 नंबर। बहिष कोण गुणधर्म से भी कर सकते हो आप, कई तरीके से कर सकते हो इसको, रेखीय कोण गुणधर्म लगा के कर सकते हो, जना अपनी मर्जी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उस नियम से भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो आगे, पक्का? ये बहिष कोण गुणधर्म तो क्लियर हो गया ना? ठीक, किरण रख दे, ये रख दे ना, बेगारी आदमी अपने पास, क्यों परेशान होती है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 नंबर मिलते हैं आपको यहाँ पे। बिंदु ए जिसके निर्देशांक दे रखे 2, -2, एक बिंदु है ए जिसके निर्देशांक दे रखे 2, -2, और एक बिंदु है बी जिसके निर्देशांक दे रखे -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने के लिए, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने। आओ, ये एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, इनको समत्रिभाजित करना है, मतलब समान 3 टुकड़ों में काटना है। समान 3 टुकड़ों में काटोगे तो कितने बिंदु लोगे, 2। एक बिंदु मान लिया पी, एक बिंदु मान लिया क्यू, हो गए 3 टुकड़े। अब इसको समत्रिभाजित बोल रहा है, ये कौन सा वर्ड यूज में ले रहा है, समत्रिभाजित, मतलब समान 3 टुकड़े। इसका मतलब ये भी, अगर सपोज मैं अगर इसको 5 सेंटीमीटर मानूंगा तो ये पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर होगी, बी क्यू भी 5 सेंटीमीटर होगी, मतलब जब उनका अनुपात निकालूंगा तो सबका अनुपात कितना मिलेगा मेरे को, 1-1। ये मिलेगा सर जी? ओके, ये किताब वाला कह रहा है इनको जोड़ने वाले रेखाखंड, मतलब ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब अपन को किसका निर्देशांक निकालना है, पी का और क्यू का। और ए कितना दे रखा है, 2, -2, और बी कितना दे रखा है, -7, 4। आपको पता है ये अपन ने एक पढ़ा था, कौन सा विभाजन सूत्र पढ़ा था ना, विभाजित ही कर रहा है तो यहाँ पे विभाजन सूत्र पढ़ा। तो पहले बिंदु पी के लिए बात कर लेते हैं। किसके लिए बात कर रही हूं मैं, बिंदु पी के लिए। यहां बना देता हूं, ये ए, ये बी, ये कौन है अपना पी। ए कौन है अपना 2, -2, बी कौन है अपना -7, 4। पी के निर्देशांक तो निकालने। इधर देखो एपी कितना हो गया 1, और बी पीबी, मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, कितना अनुपात हो जाएगा, 1 और 1 2। तो ये ध्यान रखना। क्लियर नहीं चीज, इसमें और कोई लॉजिक है ही नहीं। अब आपको पता है ये कौन हो जाएगा अपना x1, ये y1, ये x2 और ये y2, और अपन इसको मानते हैं m1, ये अनुपात m1, और ये कौन हो जाएगा m2। और विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या मानते हैं अपन, x, y, यही मानते हैं सर जी। ठीक है, अब विभाजन सूत्र से किताब वाला क्या कहता है कि x बराबर तो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। और y वाला क्या होता है, वो y वाला भी नीचे कर लेंगे, पहले x निर्देशांक निकाल लेते हैं इसका। m1 कितना है 1, x2 कौन है प्लस m2 कौन है 2, x1 कौन है 2 अपॉन m1 कितना है 1, m2 कौन है 2। 1 को -7 से गुणा करूंगा, 2 को 2 से गुणा करूंगा
1 और 2 7 और 4 कितने हो गए? माइनस प्लस 7 और में से 4 गया 3, बड़ा कौन? 7, इसलिए नीचे कौन चल रहा है? तो 3 से 3 कट गया तो कौन आ गया? मतलब x तो कौन आ गया? -1। अब y भी तो निकालना है ना इसका, तो y का फॉर्मूला क्या होगा किरण दीदी? विभाजन सूत्र से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y ऐसा कैसा? m1 कौन है? y2 कौन है गौतम सर? नशे में ना रहू। m2 कौन है? y1 कौन है गौतम? दिख रहा है क्या तेरे को वहां से? m1 और m2, m1 1 और m2 कितना? 2, तो 1 प्लस 2। y ऐसा कैसा? 1 को 4 से गुणा किया 4, प्लस माइनस 2 को 2 से गुणा किया 1 और 2, 4 में से 4 गया 0 बटावा, तो 0 में किसी का भाग दो? 0, तो y कितना आ गया? 0। तो यहाँ पे ध्यान रखना इस p बिंदु की निशान तो क्या हो जाएगी? -1, 0। अब किसका निकालना है? q का। तो q का चित्र बता देता हूं, उसका केवल चित्र बताऊंगा। देखा तो वही रहेगी ये भी। अब बिंदु कौन सा ले रहे अपन? q। आपको पता है a की निशान कौन है? 2, -2। बिंदु b की निशान कौन है? -7, 4। यहां से देखो AQ कितना हो जाएगा? अनुपात 1 और 1 2, तो यहाँ पे m1 कितना हो जाएगा? 2, और BQ कितना हो जाएगा? मतलब m2 अब कितना हो जाएगा? 1। आपको पता है इसके निशान को अपन x, y, यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। तो बस अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, m1 की जगह 2 रखना है, m2 की जगह 1 रखना, आपको x y का मान मिल जाएगा। ये आपको करना है। और थोड़ा सा ध्यान रखना, किसी भी बिंदु के निशान क्या होते हैं? x, y। जहां पे x कौन होता है? भुज, y कौन होता है? कोटि। मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं? 0, 0। मूल बिंदु कहते हैं किसे? तो जहां पे x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्लियर है सर ये चीज? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7वां जो एपी 5वीं प्रश्नावली से बिलोंग करता था। क्वेश्चन नंबर 8वां जो त्रिभुज वाली कौन सी छठी है ना अपने, उससे बिलोंग करता है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9वां था ये अपनी 7वीं प्रश्नावली से बिलोंग करता है। ठीक है सर जी? और क्वेश्चन आसान है, कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है जो अलग निकल के आएगा अपन ने किया नहीं हो कभी, सब किए हुए क्वेश्चन है ना अपने। ठीक है, पक्का आगे चले? ओके। घर पे टाइम क्या बताया क्या हो? 11 को बोला था ना तुम्हें? तुम बता के तो आए होंगे, मैं तो जानता हूँ तुम लोगों को, वैसे बहुत अच्छे आदमी हो तुम। और वो प्री बोर्ड का टाइम क्या रहेगा बताया कुछ? लेंगे भी नहीं लेंगे? खुशी क्या सोच रही है? फीस तो देनी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 खुशी की सबसे बेस्ट प्रश्नावली है। तेरी सबसे पसंदीदा प्रश्नावली कौन सी है? हाँ, कौन सी है बेस्ट प्रश्नावली जो तेरे को अच्छी लगती हो? खुशी, किरण आपको? वंशिका? जिसे करने में मजा आता हो? दिल्लू? 10वीं, शाबाश। आओ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10वां आता है 10वीं से। क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है, क्या है कि यदि फूफाजी tan a प्लस b बराबर क्या है? √3, और tan a माइनस b बराबर क्या है? 1/√3। तो और शर्त दे रखे फूफाजी ने कि 0 डिग्री ब्रेक, ये a प्लस b ग्रेटर देन फिर लेस देन 90 डिग्री, और a का मान जो है वो b से बड़ा है। तो a और b का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? a और b का मान ज्ञात करना है। अपन को सीधा सीधा a का मान बात करना है। यहाँ पे ये शर्त क्या कह रहा है कि जो a प्लस b का मान है ना वो 0 डिग्री से तो बड़ा आएगा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा आएगा, और a जो आएगा ना कौन? a वो b से बड़ा है। अब कितना ही बड़ा हो सकता है? आओ, पहली शर्त tan a प्लस b, तो क्या था शायद अभी? tan a प्लस b। √3 किसका मान होता है? tan 60 का। तुलना करूंगा तो आप बताओ a प्लस b बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, tan a माइनस b बराबर कितना जाएगा? 1/√3, और 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 का। तुलना करने पर
a माइनस बी बराबर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से a और b का मान निकाल ले। तो समीकरण 1 को यहां लिख लेते हैं, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये प्लस का है तो ये माइनस का है तो ये प्लस का है तो ठीक है। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। कौन सी विधि से हल कर रहे हैं अपन, प्लस माइनस, ए से गया प्लस प्लस, एक बी और एक बी दो बी। ये किसका प्लस माइनस, 60 में से 30 गया 30। ठीक है सर जी। 2b, तो 2b बराबर कितना मिल गया अपन को 30। b ऐसा का ऐसा, 30 ऐसा का ऐसा, दो गुणा में जाके तो b बराबर कितना डिग्री आ गया, तो b बराबर तो सर जी 15 डिग्री निकाल लिया आपने। अब a भी तो निकालना ना, तो b का मान चाहे तो समीकरण 2 में रख लो चाहे 1 में रख लो। मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं। आपको पता है a प्लस बी बराबर किताब वाले ने कितना दिया अपन को 60 डिग्री। a ऐसा का ऐसा, b कितना है बराबर है a ऐसा का ऐसा, 60 ऐसा ऐसा, प्लस का 15 इधर आके, तो a बराबर कितना आ गया अजी, कितना आ गया 45 डिग्री। a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। क्लियर है ये चीज, पक्का ओके। कुछ गलती तो नहीं की ना पढ़ने। तो a का मान आ गया 45, b का मान आ गया 15 डिग्री। अब आप ये शर्त देख लो, a और प्लस b जोड़ोगे तो 60 आ रहा है, 60 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। a का मान 45 और b का मान 15, तो a b से बड़ा ही है ना, दैट्स क्लियर ओके। तो ये 2 नंबर यहाँ पे आपको मिलते हैं। क्लियर है ना। तो ये पसंदीदा प्रश्नावली तुम लोगों की। क्वेश्चन नंबर 11, 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। एक लड़का दे रखा है, ये एक तो चिमनी दे रखी है और इधर एक लड़का दे रखा है। ठीक है, ये किताब वाला कह रहा है कि 1.5 मीटर लड़का मतलब 1.5 मीटर लड़का इस चिमनी से, ये तो कौन है चिमनी, एक लड़का जिसकी लंबाई या जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, वो इस चिमनी से कितना दूर खड़ा है 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है। तो ये चिमनी से बच्चे की दूरी कितनी दे दी अपन को 28.5। ठीक है सर जी ओके। उसकी आंखों से प्रेक्षक की आंखों से, लड़के की आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया इसने 45 डिग्री। अब यहीं से लूंगा मैं आपको, ये कितना दे दिया 45 डिग्री। तो ये कह रहा है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चिमनी की ऊंचाई माना ए बी, चिमनी की ऊंचाई मान ली ए बी, ये लड़का हो जाएगा सी डी, इसको मान लिया ई। आप ये बताओ, मैं ये लिख सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाइयों 11। आप ये बताओ मैं लिख सकता हूं क्या बी डी सीई बराबर बी डी। अरे जो सीई होगी वो बीडी के बराबर ही तो होगी ना, एक क्षैतिज रेखा ही तो है। तो ये 28.5, तो सीई भी कितनी आ जाएगी 28.5 मीटर। अरे ठीक है ओके। आप ये बताओ ये सीडी किसके बराबर हो जाएगी, तो सीडी या मैं ये लिख सकता हूं ना बीई बराबर हो जाएगी सीडी, क्योंकि प्रेक्षक की ऊंचाई दे रखी है। बीई कितनी है पता नहीं, सीडी कितनी है, तो ये लो सर जी बीई तो अपन को मिल गई 1.5 और सीई मिल गई 28.5। ओ सर जी अपन को तो चिमनी की ऊंचाई निकालनी है। चिमनी की ऊंचाई है कौन ए बी निकालनी है। चिमनी की ऊंचाई है कौन ए बी निकालनी है। अब मैंने कहा था जो भी त्रिभुज बन रहा है उसमें प्रयोग कर ले अपन। ये एक त्रिभुज बन रहा है ए ई सी, और यही बन रहा है लंब और आधार में संबंध। तो आपको पता है लंब और आधार में त्रिभुज कौन से में बात कर रहा हूं, त्रिभुज ए ई सी में लंब और आधार में एक ही उपाधि संबंध देते अपने, कौन से लंब बटा आधार। लंब कौन है ए, आधार कौन है खुशी दीदी सीई। टेन थीटा कितना दे रखा है बाबूजी ने, ए तो पता है नहीं, सीई निकाली अभी अपन ने कितनी 10 45 को मान ए बराबर 28.5 भाग में तो इधर आके बराबर कौन चल रहा है ये लो। तो ए बराबर कितनी आ गई अपनी 28.5। लेकिन सर जी अपन को ए नहीं निकालनी, अपन को पूरी चिमनी की ऊंचाई निकालनी है। चिमनी की ऊंचाई है कौन अपनी ए बी। आप ही बताओ ए बी को ये लिख सकता हूं क्या ए प्लस बी, अरे लिख सकते ए बी को क्या लिख दूंगा ए प्लस बीई। ए बी ऐसा का ऐसा ए कितनी निकाली आपा प्लस बीई कितनी निकाली आपा 1.5। कितना आ जाएगा ए बी चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर। दैट्स क्लियर। कितनी आ गई चिमनी की ऊंचाई
30 मीटर। क्वेश्चन किया हुआ है ये तो किताब में भी अपने, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पूछना किसी को कुछ क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछना किसी को, पक्का आगे चलो। ओके 2 नंबर का यहाँ पे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, इंपोर्टेंट भी है, थोड़ा सा समझदार मतलब मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, दो संकेंद्रीय वृत्त, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे संकेंद्रीय वृत्त, तो किसे कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त, तो वह वृत्त जिनके केंद्र क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, क्या कहलाते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो एक तो कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या तो कितनी है 5 और एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3, ठीक है, ये केंद्र है, ठीक है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। जीवा क्या होती है भाई, ये बड़ा वृत्त हो गया और ये छोटा वृत्त हो गया। किताब वाला कह रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को क्या करके निकलती हो, स्पर्श करके निकलती हो। मतलब मैंने माना ए बी तो कौन हो गई यहाँ पे, जीवा, किसकी जीवा हो गई ये, बड़े वृत्त की, बड़े वृत्त की। और ए बी अगर छोटे वृत्त के लिए बात करूंगा तो कौन सी रेखा हो जाएगी, स्पर्श रेखा। तो ए बी स्पर्श रेखा होगी, ए बी स्पर्श रेखा होगी किसके लिए, छोटे वृत्त के लिए, छोटा वृत्त। अपन को ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि इस जीवा की लंबाई ज्ञात करो, मतलब आपको ज्ञात भी क्या करनी है, ए बी। किताब वाले ने कहा बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखा त्रिज्या, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या तो कितनी हो गई, इधर भी बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज, ओके, बड़ा आसान है। आप ये बताओ, आपको ये तो पता है ना कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, सॉरी केंद्र पर स्पर्श, सॉरी त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब। मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा यहाँ पे, इसको नाम देते हैं ओ और इसको नाम देते हैं सी, ठीक है। तो आप ये बताओ, मैं लिख सकता हूं ना ओ सी लंब होगी एबी पे, ओ सी लंब होगी एबी पे, क्यों, तो आपको पता है त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। ये वाला कोण कितना आ गया, 90 डिग्री। अरे क्लियर नहीं चीज, ओके। और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है और उसको क्या करती है, समद्विभाजित भी करती है। पढ़ा था क्या ये अपन ने, अरे पढ़ा था ना, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब और उसे क्या कर देती है, समद्विभाजित कर देती है, समान दो टुकड़ों में विभाजित कर देती है। पर ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठी। आओ देखते हैं, पहले ये निकाल ले भुजा। ये 3 पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे इस त्रिभुज में। अरे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, त्रिभुज किस में बात कर रहा हूं, ओ सी ए में, त्रिभुज ओ सी ए में पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन होता है, 90 डिग्री के सामने कौन है, एओ, आधार कौन हो जाएगा, एसी, प्लस लंब कौन हो जाएगा, ओसी का स्क्वायर। एओ तो कितनी दे रखी है, एसी कितनी दे रखी है, निकालनी सरा तो, लंब कितनी है अपनी 3, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस का 9 इधर आके बराबर एसी का स्क्वायर, 25 में से 9 गया 16, एसी का स्क्वायर ऐसा वैसा, स्क्वायर का आदमी इधर आके रूट का, तो एसी बराबर कितना सेंटीमीटर आ गई, अरे एसी बराबर कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। लेकिन सर जी अपन को एसी नहीं निकालनी, अपन को बीसी मतलब पूरी ए बी निकालनी है, ठीक है। आओ करते हैं। आप ये बताओ इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर दूं क्या, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ठीक है ना, मतलब एओ बराबर हो जाएगी बीओ के, ये वाला कोण भी 90, ये वाला कोण भी 90, मतलब एंगल ओ सी ए बराबर हो जाएगा ओ सी बी के 90 डिग्री। तीसरा एस ओ सी इसके पास भी और ओ सी इसके पास भी, उभयनिष्ठ भुजा, तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज के हो जाएंगे सर्वांग सम। तो सीपीसीटी से क्या कह दूंगा, एसी किसके बराबर हो जाएगी, एसी बराबर हो जाएगी बीसी के। एसी आपने कितनी निकाली, तो बीसी भी कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। लेकिन ना तो सर एसी निकालनी है ना बीसी निकालनी है, अपन को तो निकालनी क्या है, एबी। एबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसी प्लस बीसी लिख दूंगा ना, एबी को एसी प्लस बीसी, एसी कितनी बीसी भी कितनी, तो ए बी बराबर
8 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी किताब के अंदर है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये भी कितने नंबर का है? 2 नंबर का। क्लियर है सर जी? ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां, खंड ब वाला।